ओके विद्यार्थियों, आपको मैं प्रोग्रामिंग पाठशाला की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तीसरे क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम सी के कैरेक्टर सेट को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। साथ ही सी के जो टोकन्स है हम उस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस क्लास का पूरा आनंद आएगा। तो आप सभी को पुनः इस तीसरी क्लास में मैं स्वागत करने जा रहा हूं, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सी के कैरेक्टर सेट। ये जो सी के कैरेक्टर सेट की मैं बात कर रहा हूँ, सी जो है 16 बिट कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है। आप इसको ध्यान रखें, 16 बिट्स कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, जिसमें 0 से लेके मैक्सिमम 256 कैरेक्टर होते हैं। मतलब मैक्सिमम 256 कैरेक्टर होते हैं। अब इस 256 कैरेक्टर में सी के अंदर अपर केस में ए से लेके जेड तक के सभी कैरेक्टर हैं, और स्मॉल लेटर में ए से लेके जेड तक के सभी कैरेक्टर उपलब्ध है। साथ ही जब नंबर की बात करेंगे, ये 0 से लेके 9 तक नंबर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये कुछ विशेष प्रकार के सिंबल को सपोर्ट करता है, जिसको हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, @ डॉलर, डॉट, सेमीकोलन, ऐसे। तो लगभग मैक्सिमम जो कैरेक्टर सेट है ये 256 के है। यही कैरेक्टर सेट को ये सपोर्ट करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ए से लेके जेड कैपिटल में और स्मॉल में, 0 से लेके 9 और कुछ सिंबल्स को ये सपोर्ट करता है। अब जो इसके अलावा ये कोई दूसरे कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। इसमें जो मैक्सिमम कैरेक्टर सेट की जो मतलब जब सेट कह रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है। तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो 256 ही है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम दूसरे टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं सी के टोकन। तो हम सी के टोकन को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो मैंने आपको कैरेक्टर सेट की बताया, इन कैरेक्टर सेट का ही सी में उपयोग होता है। प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हम इन्हीं कैरेक्टर को ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कोई दूसरे कैरेक्टर को इसमें प्रयोग में नहीं ले सकते। तो आप इस बात का पूरा ध्यान देवें। कीवर्ड टोकन की जब मैं बात कर रहा हूँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है टोकन। मैं जब टोकन की बात कर रहा हूँ, ये टोकन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा, टोकन क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टोकन क्या है। टोकन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज टोकन। जैसे हमने सी में कोई स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट एफ डबल कोट्स में हेलो, तो आप देखिए यहाँ पर ये प्रिंट एफ भी एक टोकन है, ये ब्रैकेट भी एक टोकन है, ये जो हमने डबल कोट्स लगाए ये भी टोकन है, इसमें हेलो भी एक टोकन है, और सेमीकोलन भी एक टोकन है। अगर टोकन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, इस स्टेटमेंट के अंदर 7 टोकन उपलब्ध है। तो टोकन लगभग 6 प्रकार के हैं। सी में 6 प्रकार के टोकन होते हैं, ठीक है ना। तो टोकन का डेफिनेशन मैं आपको लिख दूं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, तो टोकन कितने प्रकार की है, टोकन की जो टाइप है वो 6 प्रकार की है। क्या क्या है, पहले है कीवर्ड, दूसरे है कीवर्ड के बाद दूसरे है आइडेंटिफायर,
तीसरे है कांस्टेंट, चौथे है स्ट्रिंग, है ना, या कैरेक्टर। तो कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर, है ना, और स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल कैरेक्टर। सी में कोई स्ट्रिंग नाम से कोई डेटा टाइप या ऐसे कुछ उपलब्ध नहीं है। एक से ज़्यादा अगर कैरेक्टर होते हैं तो हम इसको डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक सिंगल कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और पांचवा है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स, और जो 6 पॉइंट है वो है ऑपरेटर। तो आप देखिए क्या क्या है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग और स्पेशल सिंबल्स। यही सब टोकन के टाइप्स है। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लेंगे वो है कीवर्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है आपके लिए, और ये केवल सी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप भविष्य में अपनी प्रोग्रामिंग लर्निंग की इस कड़ी को जारी रखते हैं तो आप आगे चलकर C++ पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे और भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। उन सभी में टोकन की हम बात करते हैं, और टोकन का डेफिनेशन, टोकन का जो टाइप है वो लगभग सभी में एक जैसे ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले अब टोकन की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे कीवर्ड। कीवर्ड का सीधा सा अर्थ होता है फिक्स्ड मीनिंग। फिक्स्ड मीनिंग, है ना। कीवर्ड इज ए वर्ड दैट इज फिक्स्ड मीनिंग टू द कंपाइलर, है ना। कंपाइलर के लिए जो अर्थ फिक्स है, जो बदल नहीं सकता है, वो है कीवर्ड। अब इस कीवर्ड की कड़ी में सी में लगभग 32 कीवर्ड्स उपलब्ध है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं, जैसे इंट, फ्लोट, है ना, डबल, व्हाइल, इफ, एल्स, कॉन्स्ट, कैरेक्टर। इस प्रकार से लगभग 32 कीवर्ड होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था जो पहली क्लास में कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंपाइलर को सपोर्ट करता है ना। मतलब आप कुछ भी चीज़ें लिखेंगे, करेंगे तो कंपाइलर उसे मशीन कोड में बदल देगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब इंट जो है एक कीवर्ड है, फ्लोट भी कीवर्ड है, डबल भी कीवर्ड है, व्हाइल भी कीवर्ड है। ऐसे 32 कीवर्ड सी में यूज होते हैं, उपयोग होते हैं, और इनका जो अर्थ होता है वो कंपाइलर के लिए बिल्कुल फिक्स होता है। और इन अर्थों को अगर आप इन 32 कीवर्ड को ढंग से समझेंगे तो आपको सी में प्रोग्राम लिखने में काफ़ी आसानी होगा, और आपको प्रोग्राम लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले जो कड़ी है वो है आइडेंटिफायर का। हालांकि कीवर्ड अपने आप में ही आइडेंटिफायर है, कीवर्ड इज इटसेल्फ आइडेंटिफायर। तो मैं आपको अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो है आइडेंटिफायर। आप अगर इन शब्दों पे फोकस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा। जो मेमोरी को आइडेंटिफाई करता है वो है आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आइडेंटिफायर की इस श्रेणी में क्या क्या आते हैं? पहले ही आते हैं कीवर्ड। ये प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा वेरिएबल्स, ठीक है। तीसरा फंक्शन, स्ट्रक्चर, फाइल, यूनियन। ये सब के सब आइडेंटिफायर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सी प्रोग्रामिंग में, आपको इस बात को भी नोट करके रखना चाहिए। तो आइडेंटिफायर जब हम लिखते हैं, आइडेंटिफायर को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए, उस रूल को आपको समझना चाहिए। तो क्या रूल है? पहला
कि कोई भी आइडेंटिफायर हो वो कैरेक्टर से शुरू होगा, है ना। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय कौन से रूल का ध्यान रखा जाता है, क्या नियम है। रूल्स, आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने का रूल। पहला रूल कि जो भी कैरेक्टर है ना, पहला कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी कैरेक्टर, है ना। जो पहला कैरेक्टर है इसका कैरेक्टर होना चाहिए। पहला अक्षर जो है, पहला लेटर जो है, कैरेक्टर की जगह आप यहां पर लेटर लिखिए, जो इसका पहला लेटर है क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। या फिर आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। दूसरा है इसमें अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर जो है उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के रूल नंबर 2 में आपको बताने वाला हूं। ये आइडेंटिफायर उसके बाद डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन व्हाइट स्पेस नहीं होगा, ठीक है ना। एनी combination of digit after फर्स्ट लेटर, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर के बाद में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तीसरा, व्हाइट स्पेस नहीं हो सकता है ना। व्हाइट स्पेस, इसको हम ब्लैंक स्पेस भी कहते हैं। ब्लैंक स्पेस डज नॉट अलाउ, ठीक है। चौथा रूल जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। आइडेंटिफायर हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। पांचवा जो रूल है ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि इसके जो नंबर ऑफ, मतलब आइडेंटिफायर की जो लेंथ है वो 32 कैरेक्टर की होना चाहिए। लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर must be 32 कैरेक्टर लॉन्ग। और छठा रूल अगर किया जाए, इसमें कीवर्ड को कभी आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं लिया जा सकता है। अगर रूल नंबर 6 में लिखूं, है ना, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, क्योंकि कीवर्ड अपने आप में ही आइडेंटिफायर है, जो कि जिसका अर्थ कंपाइलर के लिए फिक्स है। तो इसलिए आपको आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स अपन करते हैं जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिफायर कौन से वैलिड है और कौन से वैलिड नहीं है। ये 6 रूल मैंने आपको बताए हैं, 6 रूल को आप याद रखें। और अब हम पढ़ रहे हैं कि वैलिड आइडेंटिफायर कौन से। अगर आप लिखते हैं बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, तो ये बिल्कुल सही है। इनवैलिड क्या होगा? अगर आप ये लिखते हैं बेसिक स्पेस सैलरी, ऐसे अगर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
वैलिड में जैसे मैं वो बताऊं, नेम 1, अगर आप, ये वैलिड है। अगर आप ऐसे लिखते हैं 1 नेम, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर के बाद नंबर हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे आपका काम बन जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं वो है कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट आप जानते होंगे, ऐसा वैल्यू है जो कभी बदलता नहीं है, और हिंदी में जब हम बात करते हैं तो उसे स्थिरांक के नाम से जानते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू जो कभी बदलते नहीं है, which does not change during the execution of program, that is constant। तो C में जब हम बात कर रहे हैं, C में जो कांस्टेंट की टाइप है वो दो प्रकार के हैं। अगर मैं कांस्टेंट की टाइप की बात करूं तो दो प्रकार के निकल के आएगा। पहला क्या होगा, न्यूमेरिक, है ना, न्यूमेरिक। दूसरा क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक। दूसरा क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक, जो न्यूमेरिक नहीं है। तो जो न्यूमेरिक नहीं है वो क्या होगा, अगर यूं कहे तो वो क्या होगा, कैरेक्टर। जो न्यूमेरिक नहीं होगा उसको हम कैरेक्टर कहेंगे या फिर स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर। जब न्यूमेरिक की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, जो नंबर्स होते हैं आप बताइए, जैसे इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा मतलब फ्लोट के अंदर ही रियल है और रियल वैल्यू को दो भाग में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं इंटीजर के बाद, दूसरा होगा नॉन इंटीजर, है ना। तो नॉन इंटीजर में यही आएगा, रियल वैल्यू, रियल नंबर्स, है ना। और ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये दो प्रकार के हैं, एक तो है फ्लोट, ठीक है ना, और दूसरा है डबल, जिसको हम दशमलव वाले संख्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, है ना। पॉइंट के बाद 6 डिजिट को अगर आपको स्टोर करना है, 6 डिजिट की लेंथ है तो उसे हम फ्लोट वैल्यू कहेंगे, और उसके बाद में अगर 13 डिजिट तक है पॉइंट के बाद तो वो डबल की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं डीपली हम अभी इनकी बात करेंगे, तो जब भी मैं इंटीजर कांस्टेंट की बात करूँगा तो इंटीजर कांस्टेंट में लगभग ये इंटीजर कांस्टेंट 3 प्रकार के हैं, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक तो हो गया। नॉन न्यूमेरिक के अंदर कैरेक्टर और स्ट्रिंग, और न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर और रियल के अंदर में दो सेगमेंट है जिसको हम फ्लोट और डबल कह रहे हैं। जब मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ, इसमें इंटीजर की बात कर रहा हूँ, इस इंटीजर में जो इंटीजर कांस्टेंट है वो है डेसिमल, है ना। डेसिमल वैल्यू मतलब जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, जो हम लोग समझते हैं, जिसका बेस जो है 10 होता है, जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है ना, जिसका बेस 10 होता है वो डेसिमल है। ऐसे ही जो दूसरे कांस्टेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्टल कांस्टेंट। तो ऑक्टल कांस्टेंट में जो नंबर होते हैं 0 से लेके 7 होते हैं, हाईएस्ट डिजिट इसमें 7 है, और इसका जो बेस है वो है 8। उसके बाद में है हेक्साडेसिमल, उसके बाद है हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल में क्या होते हैं, 0 से लेके 9 होते हैं, और ए के बाद में एफ तक के कैरेक्टर होते हैं, और इसका जो बेस है वो 16 होता है, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट की जब हम बात करेंगे, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये 3 प्रकार के कांस्टेंट हैं। लेकिन सी में इन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है ये भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सी में हम लोग इन्हें किस तरीके से लिखते हैं, अगर कोई नंबर
मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा डेसिमल कांस्टेंट के। है ना, डेसिमल कांस्टेंट के। अगर कहीं पर 10 लिखा हुआ है, कहीं पर 20 लिखा हुआ है ना, कहीं पर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सब डेसिमल कांस्टेंट है। इनको हम अगर लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। आप लोगों ने अगर कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा होगा तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं। 100 है तो 100 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसका बेस 10 होता है, वो डेसिमल कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। ये वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, जैसे -300, ठीक है ना, या 90। तो 90 या +90 ये दोनों एक ही है। जब वैल्यू नेगेटिव होता है तो वहाँ साइन को लिखना अनिवार्य हो जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। तो 0 भी इसमें आता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या फिर 0 हो सकते हैं, ठीक है ना। 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें जो भी डिजिट्स आते हैं वो डेसिमल कांस्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कांस्टेंट की हम बात करेंगे वो है ऑक्टल कांस्टेंट, है ना। ऑक्टल, जिसका बेस क्या होता है, 8 होता है। ऑक्टल कांस्टेंट, है ना, जिसका बेस 8 होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेके 7 तक ही होते हैं, लेकिन ये नंबर के आगे 0 लगा रहता है। 0, 20 ये ऑक्टल कांस्टेंट का एक एग्जाम्पल है। ऐसे 0, 30 ये ऑक्टल कांस्टेंट का उदाहरण है। अगर मैं लिखता हूँ 30 तो ये डेसिमल कांस्टेंट हो जाएगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर इसके आगे 0 लगा दिया तो वो ऑक्टल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बड़ा होता है ऑक्टल कांस्टेंट की तुलना में। तो अगर मैं 030 लिखता हूँ तो ये ऑक्टल कांस्टेंट की हो जाएगा, और 30 लिखता हूँ तो ये डेसिमल कांस्टेंट हो जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन इसमें जो हाईएस्ट डिजिट है वो 7 होना चाहिए। ऐसा नहीं है 0, 90 ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 9 इसमें अलाउ नहीं है। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है। या तो आपको ऐसे लिखना है 90, है ना। अगर आप लिखते हैं 090 तो गलत है, तो फिर 070 ये सही है। ये ऑक्टल कांस्टेंट के श्रेणी में आता है। चलिए आगे मैं बताऊं, ये सब नंबर को पहचानने का तरीका है। आगे का जो कांस्टेंट है वो है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, तो मैंने आपको बताया इसका जो बेस है वो 16 है। इसमें जो नंबर होंगे वो 0 से लेके 9 होगा, और कैरेक्टर में A से लेके F तक कैरेक्टर हो सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन ये नंबर को जब भी लिखा जाएगा तो 0x के साथ लिखा जाएगा, या x कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर x आ रहा है इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल है। अगर जैसे ये लिखा होगा 0x35, इसका सीधा सा अर्थ है कि ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। अगर ऐसे लिखा है 035, इसका मतलब है ये ऑक्टल कांस्टेंट है। क्लियर। अगर ऐसे लिखा है 35, इसका मतलब ये डेसिमल कांस्टेंट है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे एक नंबर और मैं बताऊं, कहीं पर लिखा होगा 0, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, x3e, ये भी एक हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। क्योंकि मैंने कहा ना कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट हो सकते हैं। उसके बाद में A से लेकर F तक होगा। अगर ऐसे लिखा रहेगा 0x35h तो ये गलत है, क्योंकि H सिंबल इसमें है ही नहीं। क्लियर। अगर ऐसे लिखा रहेगा 0x35f तो ये बिल्कुल सही है, और ये जो नंबर होगा वो हेक्साडेसिमल कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया कि न्यूमेरिक कांस्टेंट की जब हम बात कर रहे थे तो उसकी 2 हिस्से थे। एक हिस्से को हम
इंटीजर कांस्टेंट कह रहे थे और दूसरे हिस्से को रियल कांस्टेंट कह रहे थे। तो अब जो हमारा टॉपिक है, इंटीजर कांस्टेंट में 3 हिस्से हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल सिंपल नंबर होते हैं 0 से लेके 8, और ऑक्टल नंबर के आगे 0 लगा रहता है, उसका जो हाईएस्ट डिजिट है वो 7 है, और हेक्साडेसिमल में 0x के साथ शुरू होते हैं, ठीक है ना, और एक AF, कहीं A से लेके F तक के जो कैरेक्टर है उनको भी लिखा जाता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रियल कांस्टेंट, ठीक है ना। अब हम रियल कांस्टेंट पर फोकस करेंगे। देखिए, अब है रियल कांस्टेंट। क्लियर? रियल कांस्टेंट के 2 हिस्से, ठीक है, एक है फ्लोट, ठीक है, और दूसरा है डबल, ठीक है, फ्लोट और डबल। कई बार इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में फिर वो e⁻⁴ के हिसाब से आएगा, मल्टीसा और एक्सपोनेंट ये दोनों में आएंगे। जैसे कोई नंबर है, ये लिखा है 212.35, ठीक है ना, इसका मतलब ये डबल में है। लेकिन अगर ये लिखा रहता है 212.350f, इसका मतलब है ये फ्लोट में है, ठीक है। आप इसमें मैक्सिमम डिजिट क्या लिख सकते हैं? 6। तो मैक्सिमम मतलब पॉइंट के बाद में आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 6 डिजिट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये आपके फ्लोट के लिए है। और पॉइंट के बाद 13 डिजिट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ना, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ऐसे ही अगर ये कोई नंबर ऐसे लिखा होगा 212.3e+2, ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, आप इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट का, ठीक है। यहां ई का मतलब जो है वो 10 से है। अब बात कर रहे हैं अपन स्ट्रिंग कांस्टेंट का। या स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसमें सिंगल कैरेक्टर को, मतलब एक कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, और जो मल्टीपल कैरेक्टर होता है उसे डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। ऐसे ही /b/t/r ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं, इनको ब्लैक स्पेस, बैकस्लैश है, ये बैकस्लैश कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ अलग होता है। /b का मतलब है स्पेस, /t का मतलब होता है 8 स्पेस, है ना, और /r का मतलब होता है कैरी रिटर्न। इस प्रकार की हम कैरेक्टर की बात करेंगे। और नल के लिए यूज किया जाता है /0, ये किसके लिए है? नल के लिए है, क्योंकि यहाँ पर अपन पढ़ेंगे स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो नल से होता है। आगे जैसे आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को इस तरीके से अपन यूज़ करते हैं। अगर कोई नंबर है, नंबर भी है, डबल कोट्स में लिखा है 2 5 6, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। आप ये बिल्कुल ये ना सोचे कि ये नंबर है, ये बिल्कुल स्ट्रिंग है। अगला जो टॉपिक है हमारी वो है ऑपरेटर्स, ठीक है ना। क्या है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल होते हैं।
ठीक है ना, दीज आर द स्पेशल सिंबल्स, ठीक है ना। इनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हम इसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ऑपरेटर को लेके हम ये पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स का, ठीक है ना। वेरिएबल्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो आप सभी को समझना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स आइडेंटिफायर में ही आता है, ठीक है, और वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का नाम है। तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है, इसके ऊपर और अपन चर्चा करेंगे। और जब हम कुछ स्पेशल सिंबल्स की बात करते हैं, ऑपरेटर में तो ये सब आते हैं, सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे @ है, एस्टरिक है, ठीक है ना, स्लैश है, इन सब का अर्थ अलग अलग है, डॉलर है, इन सब का अर्थ अलग अलग है। तो ये स्पेशल सिंबल्स के श्रेणी में आते हैं। और ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन ये सब कैरेक्टर आते हैं, इनके ऊपर अपन आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस क्लास का आनंद आएगा और आप इसे पढ़ें, और फिर प्रैक्टिकल के कुछ प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी आपको करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।